नमस्कार दोस्तों। इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है सॉलिड वेस्ट। अभी तक हमने हजारडस वेस्ट पे बात की, प्लास्टिक वेस्ट पे बात की और ई वेस्ट पे बात की। आज हम इन सब से ऊपर बात करने जा रहे हैं सॉलिड वेस्ट के बारे में, जिसके अंतर्गत ये तीनों सेक्टर जो हैं वो आ जाते हैं। अगर हम नेचर की बात करें तो हमेशा की तरह टू द पॉइंट रहेंगे। ए टू जेड जितने भी इम्पोर्टेंट आपके कॉर्नर हैं इस टॉपिक के, उनको हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर भी आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना लेक्चर जो है वो शुरू करना चाहूँगा एक सिंपल सी डेफिनेशन के साथ में कि वेस्ट क्या है। इससे पहले जब हमने आपके प्लास्टिक वेस्ट की बात की तो उस पे मैंने बताया था कि कोई भी सेकेंडरी वेस्ट अलग अलग बुक में अलग अलग रिसोर्सेज से, अगर आप ऑथेंटिसिटी की बात करो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन मिलेंगी जो हमें वेस्ट के बारे में बताने की कोशिश करती हैं कि वेस्ट को आप क्या समझते हो, एक्चुअल में वेस्ट क्या होता है। बट अगर हम बहुत ही कॉमनली अपने आसपास नज़र घुमा के वेस्ट की डेफिनेशन बनाएं तो आप कह सकते हो कोई भी डिस्कार्डेड रिजेक्टेड मटेरियल जो अनवांटेड हो, ज़्यादा हो, जो आपका रिसाइकिल भी ना हो सकता हो और आपका रिप्रोसेसिंग भी ना हो सके, रिकवरी भी ना हो सके, मतलब बिल्कुल एंड में जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो ही वेस्ट है। तो ये डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताई है, ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ के बारे में है जिसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। बट जब भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं, इंडस्ट्री से निकलने वाली चीज़ें, हमारे घरों से निकलने वाली चीज़ें या किसी भी कॉमर्शियल सेक्टर से निकलने वाली चीज़ें हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे उनमें से हम कुछ ऐसा मटेरियल निकाल लेते हैं जिनको हम ख़राब बोलते हैं कि भाई आपकी तरफ से ये ख़राब है, बट उसमें कुछ ना कुछ जो है आपका यूज़फुल एलिमेंट, यूज़फुल चीज़ ज़रूर होती है। तो वो यूज़फुल चीज़ें की रिसाइकल, रिकवरी सब कुछ करने के बाद में जो चीज़ बचती है वही वेस्ट है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। ये भी मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन में से एक है। तो इस डेफिनेशन के अंतर्गत आपने ये पाएंगे कि भाई रिसाइकिल होने वाली चीज़ें भी जो हैं वो वेस्ट नहीं हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए जो पिछली डेफिनेशन हमने बात की थी सेकेंडरी मटेरियल, ठीक है, उस डेफिनेशन को आप कोरिलेट करेंगे अपने दिमाग में और पाएंगे कि ये वेस्ट जो मैंने यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी है, ये हमें बता रहा है कि अल्टीमेटली जो चीज़ हमारी लैंडफिल होनी है वो ही वेस्ट है, या जिसे हमें जलाना है वो ही वेस्ट है। उससे पहले की सभी चीज़ें जो हैं आपकी सेकेंडरी मटेरियल में आएंगी। दोस्तों, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि वेस्ट की डेफिनेशंस जितनी भी मैंने बताई हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑथेंटिक सोर्सेज से, आपको वेस्ट समझ में आ गया होगा। अब हम अगर कैटेगरी की बात करें, वेस्ट को बहुत ही ब्रॉडली अगर हम क्लासीफाई करने की कोशिश करें तो हमारे दिमाग में तीन चीज़ें आती हैं, तीन स्टेट आती हैं। एक आपका सॉलिड, दूसरा गैसियस और तीसरा लिक्विड। कि जो वेस्ट है वो इन तीनों फॉर्म्स में हो सकता है। यहाँ पे जो मेरा पर्पज़ है ये लेक्चर का, वो है सॉलिड वेस्ट। तो हम सॉलिड वेस्ट पे ही कंसंट्रेट करेंगे। सॉलिड वेस्ट को हमने फिर से क्लासिफाई कर दिया, बिल्कुल ब्रॉडली हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक हुआ आपका हजार्डस वेस्ट, दूसरा हुआ आपका नॉन हजार्डस वेस्ट। इसके बाद में हमसे थोड़ा सा अगर और ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो हम करेंगे हजार्डस वेस्ट, आपका नॉन हजार्डस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट और आपका ई वेस्ट। ई वेस्ट पे हम बात कर चुके हैं। हजार्डस और नॉन हजार्डस में से हम हजार्डस को भी कवर कर चुके हैं। यहाँ पे जो मेरा फोकस रहेगा
वो बेसिकली रहेगा आपका नॉन हजार्डस टाइप वेस्ट पे। यानी कि कोई भी ऐसा सॉलिड वेस्ट जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे ऊपर, हमारे सराउंडिंग्स के ऊपर, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, मटेरियल के ऊपर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं डाल रहा है, बट वो कहीं ना कहीं पे हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लम कोज कर सकता है। क्योंकि वेस्ट जो है बेसिकली, जिसको आपने नॉन हजार्डस कैटेगरी में डिवाइड भी कर दिया, बट उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है या उसका कुछ ऐसा प्रभाव हो सकता है जो हमारे लिए खतरनाक हो। सबसे सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, फूड वेस्ट। फूड वेस्ट जो है वो बेसिकली आपके लिए खतरनाक नहीं है, डेंजरस नहीं है, हजार्डस नहीं है, बट अगर आप उसे फेंक देंगे तो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ग्रो कर जाएंगे, और जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे ये हमारी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट डालेंगे। तो इसीलिए जब भी हम वेस्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी बताए हैं, उसके अलावा नॉन हजार्डस वेस्ट को मैनेज करना भी हमारी दैनिक जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर हम जैसे मैंने बताया केवल नॉन हजार्डस पे हमारा फोकस रहेगा, नॉन हजार्डस वेस्ट को हम क्लासीफाई करें तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बेस पे डिफरेंट डिफरेंट, आप ये कह सकते हो फ्रेमवर्क, या ब्रॉडली अगर हम किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं तो हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पकड़ते हैं कि भाई इस पॉइंट की वजह से हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, या इस पॉइंट के बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन मैं यहाँ पे देना चाहूँगा वेस्ट का, वो है सोर्स बेस पे। सोर्स बेस मतलब कि कहाँ कहाँ से जो वेस्ट हैं वो जनरेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने घरों की बात करेंगे। हमारे घरों में से जो भी वेस्ट निकल रहा है, लाइक आपके फूड वेस्ट हो गया, वेजिटेबल, प्लास्टिक वेस्ट, कपड़े, डिफरेंट ऐशेज़ निकलती हैं हमारे घरों से, वो सब जो हैं वो रेजिडेंशियल वेस्ट की कैटेगरी में आएंगे। कॉमर्शियल सेक्टर, कॉमर्शियल सेक्टर का मतलब ये है कि वो सारा वेस्ट जो कि आपका इंडस्ट्री से नहीं आ रहा है, बट दुकानों से आ रहा है, आपके रेस्टोरेंट से आ रहा है, मार्केट से आ रहा है, ठीक है, या आपके ऐसे सामुदायिक घर हैं होते हैं वहाँ से आ रहा है, वो सारा वेस्ट जो है वो कॉमर्शियल कैटेगरी में आएगा। इसके बाद में इंस्टीट्यूट, कोई भी आपका इंस्टीट्यूट, मान लीजिए कॉलेज है, स्कूल है, ऑफिस है, या कोई आपकी अदर एजुकेशनल बिल्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, उन सभी चीज़ों से आपका जो वेस्ट निकल रहा है उन सबको हमने इंस्टीट्यूशनल वेस्ट में कैटेगराइज कर दिया। उसके बाद में म्युनिसिपल, बेसिकली आपका सारा वेस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो लोग हैं उन्होंने उठाया, उठाने के बाद में जो उनकी बिल्डिंग होगी, जो उनका ट्रीटमेंट प्रोसीजर होगा, जो कुछ भी है वहाँ से जो वेस्ट निकल रहा है, ठीक है, उसको हमने म्युनिसिपल टाइप वेस्ट में कंसीडर कर दिया। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी टर्म है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट हजार्डस ही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर इंडस्ट्री से जो हजार्डस वेस्ट बना रही है केवल हजार्डस वेस्ट ही निकले। दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। एक चीज़ होती है कि एक इंडस्ट्री से हजार्डस वेस्ट निकलना और केवल हजार्डस वेस्ट निकलना। सपोज़ करो एक आपकी फर्टिलाइज़र की कंपनी है, या पेस्टिसाइड की, या केमिकल की, तो डेफिनेटली हमारा जो मेन फोकस जाएगा वो जाएगा कि यहाँ से केवल हजार्डस वेस्ट निकलेगा, बट ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे पैकिंग सेक्टर भी होगा आपका, वहाँ पे आपके अंदर मेस भी होगी, वहाँ पे उन्होंने पेड़ पौधे भी लगाए होंगे, तो बहुत सारे टाइप का जो वेस्ट है वो निकलेगा अदर देन आपका हजार्डस वेस्ट। तो जो भी वेस्ट आपका इंडस्ट्री से निकल रहा है उसको हमने इंडस्ट्रियल वेस्ट की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर से भी बहुत टाइप के आपके वेस्ट निकलते हैं।
और आपका ओपन एरिया आपकी गली से, आपके पार्क से, बहुत सारी ऐसे आपने एरियाज़ आसपास देखे होंगे जो किसी के नहीं होते, बट वहाँ पे वेस्ट का भंडार होता है। बच्चे पार्क में गए, चिप्स खाए, पैकेट फेंक दिया, ठीक है। पार्क में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनकी ब्रांचेज लीव्स गिरी, बहुत सारा वेस्ट जो है इकट्ठा हो गया। तो ये सब जो क्लासिफिकेशन है, बेसिकली इस चीज़ पे फोकस है कि आपके जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उसके बेस पे आपने अपने वेस्ट को क्लासिफाई कर लिया। इसके अलावा अगर हम दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने इनको प्रॉपर्टी के हिसाब से, उनके नेचर के हिसाब से कैटेगरी में रख दिया कि ये जो वेस्ट है ये इस कैटेगरी में आएगा। और कौन से केमिकल या आप कौन सी प्रॉपर्टीज़ की आप बात करेंगे, तो बेसिकली हम फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने वेस्ट को जो है क्लासीफाई करना शुरू कर दिया। गार्बेज गार्बेज की अगर आप बात करो तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए हमारी घरों के किचन में। बेसिकली जब हम खाना बनाते हैं, ठीक है, उसको स्टोर करते हैं या उसको साफ करते हैं, तो बहुत सारा वेस्ट जो है वो निकलता है। और इस वेस्ट को हमने क्या कहा? गार्बेज, ऐश एंड रेजिड्यू। ये आपका लाइक आपने कोल बर्न किया, लकड़ी बर्न की, चारकोल बर्न किया, या डिफरेंट डिफरेंट आपके घरों में या इंडस्ट्री में, कमर्शियल सेक्टर्स में आपके बर्निंग प्रोसेस जो है फॉर द पर्पस ऑफ जनरेशन ऑफ हीट। हमारा यही पर्पस होता है कि भाई हम घरों में लकड़ी जलाते हैं तो उससे हीट निकलती है, उससे खाना बनाते हैं। तो वहाँ इस टाइप का जो वेस्ट है उसको हमने ऐश कहा। इसके बाद में कम्बस्टिबल एंड नॉन कम्बस्टिबल वेस्ट, इस कैटेगरी में क्या आ रहा है कि कौन सी सी चीज़ है जो हीट प्रोड्यूस कर सकती है जलाने के बाद में, कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो हीट प्रोड्यूस नहीं करती। इसके बेस पे भी हम अपने वेस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। बल्की वेस्ट से आप क्या मानते हैं? ठीक है, बेसिकली आपका बड़े बड़े चीज़ें आपके घरों में लाइक रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर हो गया, आपके व्हीकल्स के पार्ट हो गए, टायर हो गए, ठीक है, ये सब जो है ये सब आपके बल्की वेस्ट में आएगा। ठीक है, फिर सड़कों से निकलने वाला वेस्ट, इसमें फिर से वही चीज़ आ जाएगी आपकी कि भाई सड़कों पे जो भी आपकी मिट्टी है, प्लास्टिक पड़ी है या पत्तियाँ पड़ी हैं, वेजिटेबल्स पड़ी हैं। इंडिया में देखो तो लोग अपना वेस्ट निकाल के कहाँ फेंक देते हैं? सड़कों पे ही फेंकते हैं। इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो आसानी से डिग्रेड हो सके, ठीक है, डिग्रेड हो, जो डिग्रेडेशन का प्रोसेस है, बेसिकली इसमें बैक्टीरिया का बहुत महत्व होता है। बैक्टीरिया जो हैं किसी भी वेस्ट को आपका डिग्रेड करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसीजर है वेस्ट को कम करने का या मैनेज करने का। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आसानी से डिग्रेड हो सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो आसानी से डिग्रेड नहीं होते। इसके बेस पे भी हमने अपने पूरे वेस्ट को जो है क्लासीफाई कर लिया कि भाई लाइक आपका वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट है, ऐसी चीज़ें जो हैं, लकड़ी है, वो आसानी से डिग्रेडेबल फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में आ सकती है। जबकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आसानी से डिग्रेड आपकी नहीं होगी। इसके अलावा आपके जो बहुत सारे व्हीकल्स हैं, ठीक है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट, ये अगर हम देखें तो बहुत लार्ज नंबर में बिल्डिंग्स बन रही हैं आजकल, बट
जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनसे जो मटेरियल निकलेगा वो एक आपका रीयूजेबल मटेरियल होगा। तो इस टाइप के वेस्ट पे भी पूरे पूरे एक्ट बनाए गए हैं, पूरा का पूरा इन पे रूल्स बनाए गए हैं कि आप अगर कुछ भी चीज़ बना रहे हो तो कितने प्रतिशत चीज़ें जो हैं उसमें पुरानी बिल्डिंग से होंगी, या पुरानी बिल्डिंग्स में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप रीयूज़ कर सकते हो। तो इसके बेस पे भी इन्होंने इसको अलग से अपना टर्म दिए, फार्म वेस्ट। ठीक है, आपका फॉर्म्स आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके फॉर्म्स होते हैं, जिसे बोलते हैं भाई ये इसका फार्म हाउस है, लाइक आपका डेयरी होगी, ठीक है, या जहाँ पे आपने बहुत सारे ऐसे प्लांटेशन की हुई है फॉर द डिफरेंट डिफरेंट पर्पस, तो वो सब क्या है आपके फार्म हाउस है। वहाँ से जो वेस्ट निकल रहा है उसको हमने अलग ही कैटेगरी में ऐसे डिवाइड कर दिया। हज़ारडस वेस्ट, हज़ारडस वेस्ट पे हम बहुत बात कर चुके हैं, हज़ारडस वेस्ट के कैरेक्टर पे हम बहुत बात कर चुके हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कोई भी वेस्ट ऐसा जो कहीं से भी निकले, जो आपको, आपकी प्रॉपर्टी को, सराउंडिंग्स को, इन्वायरमेंट को, किसी को भी किसी भी टाइप की जो हानि पहुँचाए, उस टाइप का जो वेस्ट है उसको हमने हज़ारडस वेस्ट कहा। आप इस पे हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं। सीवेज वेस्ट, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है। अगर हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें या अपने म्यूनसिपल वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, स्पेशली वाटर ट्रीटमेंट की बात करें उसमें, तो वहाँ से बहुत सारा ऐसा वेस्ट निकलता है एट द एंड जो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये जो हमने बात की है अभी 10-11 कैटेगरी, ये हमने डिवाइड की है कि भाई उस वेस्ट का अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी उसकी क्या है। ये क्लासिफिकेशन हम करते क्यों हैं बेसिकली, इससे आसानी होती है। किस चीज़ में आसानी होती है कि हम वेस्ट को कैसे मैनेज करें। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई आपको गार्बेज मैनेज करना है, तो गार्बेज शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आएगा फूड वेस्ट, फूड वेस्ट सुनते ही आपके दिमाग में आएगा कि बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सुनते ही आपके दिमाग में आएगा कि इससे आप कंपोस्ट बना सकते हो, और कंपोस्ट का अल्टीमेटली आप डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं। तो इस टाइप से हमने क्लासिफिकेशन की है जिससे कि वेस्ट को हम अच्छे से मैनेज कर सकें। अब कुछ कैरेक्टर की बात कर लेते हैं हम। ये तो हमने देख लिया कि भाई वेस्ट जो है क्या होता है, किस टाइप से होता है, और आपका उसके बाद में वेस्ट कहाँ कहाँ से निकलता है। बट कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं किसी भी वेस्ट की जो उसके मैनेज करने के लिए हमारा जानना बहुत ज़रूरी है, उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आई आपकी डेंसिटी। डेंसिटी की अगर आप बात कर रहे हो तो सिंपली आपका मास पर यूनिट, ठीक है, वो आपका मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम की भाई आपने किसी भी वेस्ट को जब डंप करना है सपोज करो, तो हमें उसका डेंसिटी का पता होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 1 kg वेट की बात कर रहे हो, ठीक है, तो एक ब्रिक मान लो, ईंट मान लो, ईंट का जो केजी में वेट होगा वो एक ईंट, और 1 kg आप मान लो कॉटन, तो देखो कि 1 kg कॉटन का कितना वॉल्यूम है और एक ब्रिक का, एक ईंट का कितना वॉल्यूम है। तो ये जो डेंसिटी है ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी किसी भी चीज़ की डेंसिटी कितनी है, ताकि हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि अगर हमें इसको अल्टीमेटली डिस्पोज भी करना पड़ा तो उस प्रोसेस में हमें कितना लार्ज एरिया चाहिएगा। तो सिंपली डेंसिटी क्या है आपका, मास पर वॉल्यूम, या आप कहिए मास पर यूनिट वॉल्यूम, कुछ भी आप कह सकते हैं। अब बेसिकली हम इसकी यूनिट जो लेते हैं केजी पर मीटर क्यूब में लेते हैं इसको, और मैंने बता दिया इसको कि क्यों ज़रूरी है,
क्योंकि भैया हमें वेस्ट को स्टोर भी करना है, ट्रांसपोर्ट भी करना है, अल्टीमेटली डिस्पोज भी करना है। इसीलिए डेंसिटी का पता होना हमारे लिए ज़रूरी है। मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो भाई मॉइस्चर कंटेंट होता क्या है, ये तो सभी को पता है। उसमें कितना पानी है, कितनी नमी है उसमें। तो मॉइस्चर कंटेंट इसलिए जानना ज़रूरी है कि मान लीजिए हमें कुछ चीज़ जलानी है, उसमें आग लगानी है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। तो जब हमें कोई चीज़ जला के एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो पहली बात तो वो जलेगी नहीं, और जलेगी तो वो उतनी हीट नहीं दे पाएगी जितनी उसे देनी चाहिए। इसीलिए मॉइस्चर कंटेंट जो है उसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कैलोरीफिक वैल्यू, ये भी इसीलिए ज़रूरी है कि भाई अगर हम किसी चीज़ को जला रहे हैं तो वो हमें कितनी हीट देगा। क्योंकि जलाना, मैं बार बार वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, इंसिनरेशन जो है, ये गैसिफिकेशन जो है, पायरोलाइसिस जो है, ये बेसिक आपके चीज़ें हैं या टेक्निक हैं जिनके माध्यम से हम वेस्ट को मैनेज करते हैं। इसके अलावा केमिकल कैरेक्टर, केमिकल कौन कौन से हैं उसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, कि भैया उसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना फॉस्फोरस है, कितना पोटेशियम है। ठीक है, जब तक हमें केमिकल का पता नहीं चलेगा उसका, तब तक हम अच्छे से ये चीज़ नहीं कर पाएंगे कि उसको मैनेज करने के लिए कौन सी टेक्निक मोस्ट सुटेबल है। इसके अलावा जो बाकी की जो चीज़ हैं, इग्निटिबिलिटी, टॉक्सिसिटी, रिएक्टिविटी, आपकी कोरोसिविटी, ये सब हम बात कर चुके हैं। ठीक है, डिटेल में बात की है हमने इसकी हजारडस वेस्ट में। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई भी आपका डाउट नहीं होना चाहिए। आ, इसके अलावा कि भी आपका कोई भी वेस्ट जो है वो इन्फेक्शन तो नहीं कॉज कर रहा है। ये बेसिक कैरेक्टर हैं जो हमारे दिमाग में आने चाहिए सॉलिड वेस्ट को जब हम मैनेज करते हैं, और सॉलिड वेस्ट में भी स्पेशली जब हम आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की मैनेज करने की बात करते हैं। अब वेस्ट जनरेशन की बात करते हैं। तो वेस्ट जनरेट कैसे होता है ये तो हमने देख लिया, कहाँ कहाँ से जनरेट होता है। बट जो जनरेशन है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका पार्ट आ जाता है वेस्ट मैनेजमेंट में। क्योंकि हर जगह से एक ही टाइप का वेस्ट नहीं आएगा, हर आपके ग्रुप से एक टाइप का वेस्ट नहीं आएगा। तो इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हमने वेस्ट की बात जब हम करते हैं एज ए सेकेंडरी मटेरियल, तो वेस्ट जनरेशन क्या होता है? तो वेस्ट जनरेशन इज इक्वल टू आपका होगा कि कितना मटेरियल आप से रिकवर कर रहे हो प्लस कितना डिस्कार्ड कर रहे हो। यानी कि वेस्ट जनरेशन सिंपल सा आप कहो, वेस्ट जनरेशन इज इक्वल टू मटेरियल रिकवर्ड प्लस डिस्कार्ड। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है आपके मैंने बताई, सेकेंड वेस्ट इज ए सेकेंडरी मटेरियल, उससे हमने कितना रिकवर कर लिया फॉर द पर्पज ऑफ रिसाइकलिंग, रीयूज वट एवर, और बाद में कितना हमने डिस्कार्ड किया। ये क्या हुआ आपका वेस्ट जनरेशन। अगर हम इंडिया जैसे देश की बात करें तो हमारे यहाँ पे वेस्ट जनरेशन जो है वो 1.3% पर ईयर बढ़ रहा है। जैसे जैसे हमारा शहरीकरण हो रहा है वैसे वैसे आपका जो वेस्ट जनरेशन है वो भी बढ़ रहा है। हर साल लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ जा रहे हैं। हमारे जो शहरों का शहरीकरण है उसकी दर है 3 से लेके 3.5% तक पर ईयर, और जो वेस्ट जनरेशन की जो दर है हमारी वो है 1.3%। यानी कि जितना वेस्ट हम आज जनरेट कर रहे हैं, अगले साल हम 1.3% वेस्ट ज़्यादा जो है वो जनरेट करेंगे। तो जो जनरेशन रेट है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले कि आपका जियोग्राफिकल लोकेशन, आप कहाँ रह रहे हो, इस पे भी वेस्ट का जो है आपका जनरेशन बहुत डिपेंड करता है। सपोज़ करो आप चंडीगढ़ जैसे शहर में रह रहे हो, चंडीगढ़ जो लोग जानते होंगे तो उनको पता है कि बहुत ही साफ़ सुथरा सा शहर है। वहाँ पे वेस्ट कलेक्शन का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। तो
आपका वेस्ट जो है वो उसी हिसाब से आपका निकलता है कि आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन कहाँ है, किस टाइप का आप कौन सा वेस्ट जो है निकल रहा है, ये सब भी आपके जियोग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड करता है। बहुत सारे वेस्ट ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो शहरों में केवल पैक्ड फूड पे ज़्यादा जोर देते हैं कि भाई पैकिंग के जो फूड हैं उनको ज़्यादा खाते हैं, तो वहाँ से जो उनको रैप करने वाला जो प्लास्टिक का मटेरियल है वो ज़्यादा निकलेगा। वहीं पे आप गांव की साइड में चले जाओ तो पैकिंग फूड बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो वहाँ पे फूड वेस्ट ज़्यादा निकलेगा बट पैकिंग मटेरियल का वेस्ट जो है वो कम निकलेगा। तो जियोग्राफिकल लोकेशन भी ये डिटरमिन करता है कि आपका जो वेस्ट है वो किस टाइप का है और कितना है। ठीक है। इसके अलावा क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, इस पे भी आपका जो वेस्ट है वो बहुत डिपेंड करता है। सपोज़ करो कि आप ठंडे इलाके में जाएंगे, तो ठंडे इलाके के जो लोग हैं वो बेसिकली घरों से कम निकलते हैं एज़ कंपेयर टू आपका जो यहाँ पे हमारे एरिया में लोग रहते हैं। आ, दिल्ली के आसपास कह लो, यूपी के लोग कह लो, या वो तो उनका जो फूड हैबिट्स होंगी वो भी हमसे डिफरेंट होंगी, और जो हमारा वेस्ट है वो भी उसमें भी हमारा डिफरेंस होगा। कलेक्शन फ्रीक्वेंसी, कलेक्शन फ्रीक्वेंसी से मेरा मतलब है कि वेस्ट कितनी फ्रीक्वेंटली कलेक्ट हो रहा है। ये भी बहुत आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाता है अगर आप बात करो कि भाई आपका वेस्ट जो है कितना जनरेट हो रहा है और कितना आप उसे रिसाइकिल कर रहे हो, रीयूज़ कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो। क्योंकि कलेक्शन फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका एक इंटरमीडिएट लिंक है डिस्पोज टू जनरेशन टू डिस्पोज। आपके घरों से में जो वेस्ट है वो निकल रहा है, बट अगर वो कलेक्ट नहीं कर रहा है कोई, तो सिंपली आप क्या करोगे, कम वेस्ट निकालोगे। ये पहली चीज़। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर वो कलेक्ट करने के बाहर पड़ा रहा वहाँ पे, तो उसका जनरेशन जो है आपको ज़्यादा दिखाई देगा। तो कलेक्शन फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका रिसाइकलिंग पे भी असर डालेगी। कैसे कि जो चीज़ आज, सपोज़ करो आपके घरों से फूड वेस्ट निकला, अगर वो आज ही कलेक्ट हुई तो कंपोस्टिंग के लिए वो जा सकती है, बट 2-3 दिन में वो बहुत ज़्यादा उसमें स्मेल होगी, तो जो सेपरेट करने वाले, सेग्रीगेट करने वाले जो लोग हैं वो उसे अच्छे से सेग्रीगेट नहीं करेंगे, ऐसे ही फेंक देंगे। तो जो प्लास्टिक वेस्ट जो उसमें से रीयूज़ हो सकता था, निकाला जा सकता था, बोटल्स निकाली जा सकती थी, वो सब वो नहीं निकालेंगे और अल्टीमेटली उसे डिस्पोज कर देंगे। इसके अलावा आपके लोग कितने रह रहे हैं, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है वहाँ पे। ठीक है कि भाई एक एरिया जो है वहाँ पे कितना वेस्ट निकल रहा है, वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, इस पे ही डिपेंड कर रहा है। एक कंजस्टेड सा एरिया होगा, यानी कि वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं तो ज़्यादा वेस्ट निकलेगा। एक आपका ओपन सा एरिया होगा, खुला सा एरिया होगा जहाँ पे लोग कम हैं, वहाँ से कम वेस्ट निकलेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो भी आपके वेस्ट जनरेशन पे डिपेंड करती हैं। लोगों का एटीट्यूड कैसा है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि भाई वहाँ के जो लोग हैं वो कितनी सफाई पे ध्यान रखते हैं, कितना वेस्ट पे ध्यान रखते हैं। कुछ लोग होते हैं कि भाई अरे यार कुरकुरा खाया, चिप्स खाया, तम्बाकू खाया और ऐसे ही फेंक दिया। कुछ लोग होते हैं नहीं, उसको संभाल के रखते हैं और जैसे ही उन्हें कहीं डस्टबिन दिखाई देती है वहाँ पे डंप करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी वेस्ट जनरेशन पे इफ़ेक्ट डालती हैं। वहाँ लोग कैसे हैं, जैसे कि अभी आज पंजाब में ये हो गया था कि प्लास्टिक जो है वो कम्प्लीटली बैन हो गई थी, और तो लोगों ने प्लास्टिक यूज़ कम करना शुरू किया। हिमाचल में जैसे प्लास्टिक बहुत कम्प्लीटली बैन है, तो अब कम्प्लीटली बैन है प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, आपके पॉलीथीन, पॉली बैग स्पेशली। हमारे यहाँ पे इंडिया में ये भी एक चीज़ है कि आपके प्लास्टिक का मतलब पॉलीथीन, तो ये हिमाचल में जैसे पॉलीथीन बिल्कुल बैन है। तो वहाँ पे जो वेस्ट है वो सब चीज़ें आपके लोगों पे भी एक्ट करेंगी, सॉरी डिपेंड करेंगी कि कैसे लॉ है, कैसे नियम है वहाँ पे किसी भी स्टेट में, किसी भी देश में, उस पे भी आपका वेस्ट जनरेशन जो है वो डिपेंड करता है। अगर हम अब बात करें आपके कुछ
इंडियन सिनेरियो की तरफ, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो वेस्ट निकलता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद में डस्ट हो गया, पेपर हो गया आपका, इस प्लास्टिक भी हमारी वेस्ट में होती है। बट मैंने कहीं पढ़ा था कि जो, अगर आपको ये देखना हो कि वहाँ के लोग जो हैं वो अमीर हैं या गरीब हैं, डेवलप्ड है कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, तो आप उनकी डस्टबिन देखिए। डेवलप्ड कंट्री जो है वो पेपर वेस्ट ज़्यादा निकालती है, और डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया वो फूड वेस्ट ज़्यादा निकालती है। तो ये एक बेसिक सा हमारा क्राइटेरिया है कि हमारी वेस्ट से भी ये पता चलता है कि हम डेवलपिंग है या डेवलप्ड है। डेवलपिंग कंट्री फूड वेस्ट और डेवलप्ड कंट्री पेपर वेस्ट ज़्यादा निकालती है। बट इसके बाद में फिर थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, और अल्टीमेटली हम यहाँ पे पहुँच गए कि भाई हमारा जो वेस्ट है उसे हमें मैनेज करना है। मैनेज करने से पहले का एक और चरण है कि हमें ये पता करना है कि भाई हमारा जो वेस्ट है बेसिकली उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। हमने कैरेक्टराइजेशन कर ली है पहले ही, बस अब हम बिल्कुल पॉलिशिंग यूनिट पे आ गए हैं। तो उसके लिए दो बेसिक चीज़ होती हैं, अल्टीमेट एनालिसिस और आपके प्रोक्सीमेट एनालिसिस। अल्टीमेट एनालिसिस में हम देखते हैं कि उसमें कार्बन कितना है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। और आपके प्रोक्सीमेट में हम बेसिकली मॉइस्चर कंटेंट देखते हैं, वोलेटाइल मैटर देखते हैं, फिक्स कार्बन देखते हैं, ऐश देखते हैं। तो ये सब देखने के बाद में हम पहुंच गए हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारा जो चीज़ आएगी, वेस्ट कहाँ से निकल रहा है हमने उसे क्लासीफाई कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब उसको इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके हमने इसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो इकट्ठा कर लिया और ट्रांसपोर्ट कर लिया। ट्रांसपोर्ट करने के बाद में हम देखेंगे कि भाई अब इसको मैनेज कैसे करें। तो मैनेज करने का बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि भाई एक तो हम वेस्ट कम निकालें या कम निकले, ये पहला चरण होगा, और उसके बाद के सारे चरण होंगे। तो जैसा मैंने बताया, सबसे पहला चरण क्या है, वेस्ट रिडक्शन, कि वेस्ट को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं भाई। अगर हम सोर्स रिडक्शन कर दें, यानी कि सोर्स से ही कम निकले, तो डेफिनेटली आपका जो वेस्ट जनरेशन है वो भी कम होगा। तो सोर्स रिडक्शन जो है वो एपेक्स पे है। सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्स रिडक्शन की, और सबसे बाद में हम बात करेंगे डिस्पोजल की। सोर्स रिडक्शन में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहली चीज़ है कि भाई आप पैकिंग को कम कर दो। आप पहले, सबसे सिंपल सा आप एग्जांपल ले लो, चॉकलेट। हाँ, चॉकलेट, चॉकलेट जब हम खाते थे तो क्या होता था, चाहे चॉकलेट आपकी, हम जैसे गरीब लोग जो होते, कैडबरी तो कभी खाने को मिलती नहीं थी, 2 रुपये वाली चॉकलेट भी लेते थे, बट उसमें 2 रैपर होते थे। एक प्लास्टिक का ऊपर वाला रैपर, उसके अंदर एक सिल्वर या गोल्ड कलर का फॉइल पेपर होता था। ठीक है, वो पहचान होती थी हमारी कि भाई हाँ यार ये तो अच्छी चॉकलेट होगी। तो वैसे ही आज हम कैडबरी भी खाते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर वाला जो रैपर है वो नहीं होता है, केवल उसमें एक ही ऊपर वाला प्लास्टिक वाला ही रैपर होता है। तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं कि पैकिंग जो है वो लेस हो। इसके अलावा आ, आप कम से कम चीज़ जो है, एक मल्टीपल यूज़ से मेरा क्या मतलब है, जब पुराने टाइम में जब आपका नोकिया 6600 फ़ोन था, उस टाइम में जिन लोगों के पास में ये फ़ोन था ना, चार्जर अलग था, डाटा केबल अलग थी। ठीक है, बहुत सारी मतलब एसेसरी थी जो अलग अलग आती थी। आज एप्पल ने क्या किया, आपको चार्जर भी नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, फ़ोन ले लो, तो फ़ोन के साथ में उन्होंने डाटा केबल जो हैं, ठीक है, हम जैसे जो बेचारे चाइनीज़ फ़ोन चलाने वाले लोग हैं, आप देख रहे होंगे भाई एडोप्टर है, एडोप्टर में डाटा केबल लगी हुई है। ठीक है, उस डाटा केबल से आप फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो और डाटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये भी एक टेक्निक हुई कि आपने जो है कम चीज़ें यूज़ की और मल्टीपर्पज़ की चीज़ें बनाई। इसके अलावा पहले पैकिंग मटेरियल जो था वो ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि पैकिंग भी मटेरियल थी, डब्बा भी बड़ा था।
अब पैकिंग भी आपकी कम हो गई है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उसके जो टॉक्सिक कंपाउंड हैं किसी भी चीज़ के बनाने में, उनको आप कम कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले घरों में जब हम पेंट यूज़ करते थे, जो पेंट आता था वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका था ऑयल बेस पेंट। ऑयल बेस पेंट का मतलब था कि हम उसमें ऑयल ज़्यादा यूज़ करते थे। आजकल हम वाटर बेस पेंट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ऑयल बेस पेंट जो है वो आपके ख़राब भी जल्दी होते थे और आपका टॉक्सिक भी होते थे। तो ये आजकल हम इसको अपने जो है आ, कम कर दिया है। वाटर बेस पेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑयल बेस पेंट कम यूज़ करते हैं, या टॉक्सिक एलिमेंट पहले लाइक आर्सेनिक यूज़ होता था वे वो अब नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से भी आप क्या कर रहे हो, सोर्स रिडक्शन कर रहे हो। इसके अलावा आ, ऐसी चीज़ें बनाओ जो ज़्यादा चले। ठीक है, आजकल जब भी आप अमेज़ोन से फ्लिपकार्ट से चीज़ें खरीदते हो तो वो एक ऑप्शन देते हैं, भाई पुराना फ़ोन दे दो नया फ़ोन ले लो। ठीक है, ये क्या है आपका प्रोडक्ट रीयूज़। ठीक है, आप प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ कर रहे हो। वो क्या करेंगे फ़ोन का, ठीक है, आपका पुराना फ़ोन लेके वो क्या करेंगे, उसको रीयूज़ करेंगे। सिंपल सी चीज़ है। तो ये सब पॉइंट्स जो हैं ये सब आपके सोर्स रिडक्शन में आएंगे। इसके अलावा क्या कर सकते हो आप, रिसाइकिल। रिसाइकिल चीज़ें इकट्ठा करो, प्रोसेस करो उनको। ठीक है, और प्रोसेस करके नई चीज़ें बना लो। सबसे साधारण सा एग्जांपल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल। ठीक है, आपके वेरका, मतलब ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं, कहीं पे वीटा है, कहीं पे वेरका है। दूध के जो ये जो होते हैं कोऑपरेटिव एजेंसीज, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, वटेवर कुछ भी आप कह लो, तो वो ऐसे दूध लस्सी की कांच की बोतल देते हैं। तो उनको आप रीफिल कर सकते हो, रिसाइकिल कर सकते हो। ये सब आपकी जो है रिसाइकिल। इसके बाद में अल्टीमेटली आएगा आपका डिस्पोज करना। डिस्पोज करने से के भी कई तरीके हैं। ठीक, या तो आप पायरोलाइसिस कर लो। पायरोलाइसिस एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है और इन्वायरमेंट में इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो गैसेस भी नहीं निकलती, और आप अपने हज़ार्डस वेस्ट को जो है उस इनर्ट फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हो। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। गैसिफिकेशन, इससे आप गैसेस बनाते हो। और आपका लैंडफिल तो है ही, अल्टीमेटली लैंडफिल करते हैं हम इसको। इसके अलावा आप एनर्जी रिकवरी कर सकते हो। एनर्जी रिकवरी करने के लिए जो चीज़ें मैंने बताई है ना दोस्तों, उनको कोरिलेट करना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी हमने प्रोड्यूस करनी है, तो मैंने बताया कि भाई हम जब कैरेक्टराइजेशन कर रहे थे कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू का एक हमने जिक्र किया। क्यों किया, क्योंकि अगर हम इसे इंसिनरेट करके ये चाहें कि एनर्जी प्रोड्यूस करें तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो ज़्यादा हीट देगी। तो हमने वेस्ट को देख लेना, उस हिसाब से सेग्रीगेट कर लेना है कि भाई ये जो चीज़ है ये आपको एनर्जी दे सकती है, तो उसको बर्न करो। बायोडिग्रेडेबल चीज़, उसमें हमने ये देख लिया कि भाई नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सी एन रेशो क्या है। यानी कि अगर वो अच्छी है, सारी मैच कर रहे हैं कैरेक्टर हमारे, तो हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली हम उससे कंपोस्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों यही हमारा अल्टीमेटली पर्पस रहता है कि एनी हाउ हमें उसे अब मैनेज करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आप इनको अच्छे से पढ़ोगे और इनसे बाहर चीज़ें नहीं आएंगी। इससे मेरा क्या मतलब होता है, इससे मेरा मतलब ये होता है कि भाई अगर मैंने आपको करेक्ट इतने सारे फीचर्स बता दिए हैं, तो उन फीचर्स को आप देख के सोच के कहीं से आप पढ़ो कि भैया मैंने इंसिनरेशन बता दिया तो पढ़ो इंसिनरेट क्या होता है, गैसिफिकेशन बता दिया, पायरोलाइसिस बता दिया। उन चीज़ों को अब अगर पायरोलाइसिस मैंने बताया एक टर्म, बर्निंग द वेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट वो एक पूरा प्रोसीजर है, पूरी पूरी बुक्स उस पे हैं। तो अल्टीमेटली आपने उसको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले लेना, व्हाट इज़ द पायरोलाइसिस, व्हाट इज़ द गैसिफिकेशन, कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, ये सब चीज़ें। तो उससे क्या होगा, डेफिनेटली आपकी नॉलेज जो है वो बिल्डअप होगी, और इसके आसपास कोई भी क्वेश्चन आपको जो मिलेगा वो डेफिनेटली आप उसको सही टिक कर पाओगे।
तो यहाँ तक हमने जो वेस्ट मैनेजमेंट है ये वाली चीज़ें पूरी कर ली। अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ए से लेके जेड तक, यानी कि वेस्ट में सारे जितने भी वेस्ट हैं आपका सॉलिड वेस्ट, और उसके बाद में सॉलिड वेस्ट में नॉन हजार्डस वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, ई वेस्ट, मेडिकल बायोमेडिकल वेस्ट रह गया। हाँ, बायोमेडिकल वेस्ट एक बार हम करेंगे। फिर सारे वेस्ट का एक हम कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर बनाएंगे पूरा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें जो है एक साथ जो है वो मिल सकें। तो दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।